नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आशीष सैनी, जो कि ओबीसी मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं, नव वर्ष में जो राजनीति उथल पुथल चल रही है, तो कांग्रेस सरकार आती है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को ठीक करेगी। सबसे पहले तो आपको हमारे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के सभी साथियों को और हमारे जो आपके दर्शक हैं उन सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि नया साल सबके लिए मंगलमय हो। जी, आशीष सैनी जी, अभी जैसे राजनीति गरमाई हुई है और कैंडिडेटों ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है, कितने % यहाँ से कांग्रेस जो है सीट ले जा रही है? देखिए, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी ये उत्तराखंड की जनता कितना हमारा समर्थन करेगी उस पर है। लेकिन अभी तक जो रुझान और जो उन लोगों की प्रतिक्रिया है, हम उम्मीद है कि एक पूर्ण बहुमत की, एक सुंदर बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, अभी खानपुर से आपकी भी दावेदारी थी, तो आपकी दावेदारी कहाँ तक पहुँची है? और अगर जो आप इलेक्शन फाइट करते हैं तो आपके सामने 2 चुनौतियाँ हैं इस समय पे। एक तो कुंवर प्रणव सिंह और दूसरी चुनौती है पत्रकार उमेश शर्मा जी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में हम लोग सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी दावेदारी रखते हैं, अपने अपने पक्ष के समीकरण रखते हैं, और हमारे लिए निश्चित रूप से चुनौती कोई एक व्यक्ति विशेष ना होकर चुनौती ये तानाशाही सरकार है जिसने कारोबार और रोजगार को पूरा समाप्त किया है और लोगों के दिमाग को झूठ और जुमलों से कैप्चर करने का काम किया है। हमारी लड़ाई दो तरफा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 5 साल डबल इंजन की सरकार चली, जिन्होंने अपने बार बार इंजन बदलने का काम किया, लेकिन आज भी वो अपने मैनिफेस्टो तक को पूरा नहीं कर पाई। आज भी कांग्रेस द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन्हीं की घोषणाओं पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ रैली करते हैं, लेकिन जो झूठी घोषणाएं वो करते हैं उसका कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। अभी 2 दिन पहले वो हल्द्वानी आए, तो हल्द्वानी में उन्होंने कहा कि मैं 2000 करोड़ की योजनाएं लेकर आ रहा हूँ, गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ, सौगात लेकर आ रहा हूँ। सौगात के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बोरिंग करने वाला भाषण दिया और जिसमें उत्तराखंड और डेवलपमेंट की कोई बात नहीं थी, और वो 2000 करोड़ रुपए भी गायब हो गए। इसलिए आज के समय में ज़रूरत है कि सरकार को बिल्कुल सीधी चेतावनी देने की, और वो राज्य की जनता दे रही है। परिवर्तन का मूड इसलिए बन चुका है क्योंकि राज्य की जनता हमारे हित में कोई कार्य नहीं कर पाई है। लेकिन मौजूदा सरकार बीजेपी, तो उनके तो दावे हैं कि रोजगार मुद्दे में भी और बड़े बड़े शिलान्यास भी किए हैं उन्होंने, और कई क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लाइक कर रही है जनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और उनके नेताओं के अगर आप बयान सुनेंगे तो कहीं पर भी वो अपने विकास कार्यों की चर्चा करते ही नहीं है। वो कभी नहीं कहते कि हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारे प्रधानमंत्री ने कोई कार्य किया है तो उसके नाम पर वोट मांगेंगे। वो कभी वोट नहीं मांगते। आप जाइए जरा देखेंगे तो सड़कों पे जो लगे हुए हैं स्लोगन्स लगे हुए हैं, वॉल पेंटिंग की गई है, उसमें लिखा हुआ है कि सेना के सम्मान के लिए भाजपा को वोट दें। आप बताइए, भाजपा ने सेना का कौन सा सम्मान किया है? सेना के नाम पर वोट बटोरने का काम किया। भाजपा ने 1 रैंक 1 पेंशन तो कर दी है ना। देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन पहले ही हो चुकी थी, भाजपा के समय में वो केवल लागू हुई है। दूसरा, चीन के बॉर्डर पर भारत के सैनिकों की हत्या चीन के लोगों ने गलत तरीके से की, और भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की घुसपैठ को नकार दिया। इसका मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत छवि बनाने के लिए चीन की घुसपैठ को स्वीकार कर लिया, और वो जो हमारे शहीद हुए उनकी जानें दी। आज 45 लोग जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उनकी जांच कहाँ चल रही है? उड़ी हमले पर हमला हुआ, आपने ISI को बुलाकर जांच कराई, उस जांच की रिपोर्ट कहाँ पर है? तो सेना के मैं एक स्लोगन की मैंने पोल खोली है। आप इनके ये रोजगार के स्लोगन की, इनके एक मंत्री बयान देता है कि 3 लाख रोजगार दिए हैं, 10 दिन बाद दूसरा मंत्री बयान देता है कि 5 लाख दिए हैं, फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 7.5 लाख दिए हैं, फिर एक मंत्री बोलते हैं 10 लाख रोजगार दिया है। रोजगार कितना दिया है उसकी एक्चुअल रिपोर्ट ये है, केवल 3200 लोगों को पिछले 5 साल में सरकारी रोजगार मिला। आज उस रोजगार की हालत क्या है कि आज बेरोजगार सड़कों पर बैठे हुए हैं, और जिनका रोजगार लगा हुआ है वो धरने पे बैठे हुए हैं। आपने सेना की बात की है, तो सेना में कांग्रेस के टाइम पे तो पत्थरबाजी भी बहुत होती है थी, आपने मीडिया माध्यम से भी देखा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने जो सैनिकों को बिल्कुल छूट दे दी है और धारा 370 भी हटा दी है, तो ये भी तो एक देश हित में ही काम हुआ ना। देखिए, धारा 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन था।
370 हटाने के बाद कश्मीर का या पूरे देश का कौन सा भला हुआ है, ये अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। यानी धारा 370 का विकास से, डेवलपमेंट से, भारत की राजनीति से, भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल उनके मन की एक सनक थी जिसको उन्होंने दूर करने का काम किया। लेकिन सेना के लिए तो देखो सर्जिकल स्ट्राइक भी है और सेना को छूट दे दी है कि शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दे दिया है, तो इसीलिए तो सेना के लोग देखिए सर्जिकल, मैं यही आपके ऊपर बात लाना चाह रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक करना भारतीय सेना का एक हमेशा काम रहा है और उन्होंने हमेशा की भी है। वो केवल भाजपा के समय में हुई है ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के समय में केवल एक राफेल डील हुई है जो पहले से चली आ रही थी, उसको क्लोज करने का काम किया। हम 58,000 करोड़ रुपए में 118 एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे, अब वो 58,000 करोड़ रुपए में ही केवल 36 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। यानी 526 के एयरक्राफ्ट की कीमत 1656 करोड़ रुपए के लगभग हो गई है। फ्रांस जिस देश से वो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वहाँ भी जांच चल रही है भ्रष्टाचार की, भारत में भी चल रही है। इस वक्त भारत में एक भी ईमानदार एजेंसी नहीं है जो राफेल घोटाले की जांच कर सके। वो सारी जांच एजेंसियां भाजपा की बंधक बन चुकी हैं। अब राफेल का एक उदाहरण दिया, एक नई पिस्टल अगर ये भारत की सेना के लिए खरीद कर लाए हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय सेना को हमेशा से ही खुली छूट रही है, लेकिन किसी भी आर्म फोर्सेस को इतनी खुली छूट देना कि वो मानवता के और देश के नागरिकों के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखने ही पड़ते हैं। और वो नियंत्रण आज भी है। भारतीय सेना आज भी भारत के लिए पूरे मजबूती से काम कर रही है और पूरे अनुशासन के साथ काम कर रही है। लेकिन इनका राजनीतिक इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनरल विपिन रावत जी की दुर्घटना में बहुत मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद उन्हें, क्योंकि वो सेना के ही काम से वहाँ गए हुए थे, तो शहीद का स्थान मिला और कांग्रेस ने उनको हमेशा सम्मान दिया है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए तो जनरल विपिन रावत जी का भी कटआउट इंदिरा जी के साथ था। यानी हमने आज जनरल विपिन रावत के जो बलिदान है उसको इंदिरा जी के बलिदान के साथ तोलने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मोदी जी की रैली थी, जनरल विपिन रावत का जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। ये लोग केवल इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए आर्मी और सेना का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका लाभ देश की जनता को कुछ नहीं है। आप ध्रुवीकरण कीजिए, चुनाव जीत जाइए, लेकिन क्या उससे रोजगार और कारोबार के जिस काम के लिए आप सरकार बनाई थी, स्वास्थ्य के विषय में आपने क्या काम किया? मोदी जी ने कहा कि हम स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारेंगे। क्या किया कि एक इंश्योरेंस पकड़ा दिया और वो इंश्योरेंस अपने आप में घोटाला है। आज आप बड़े बड़े अस्पतालों को प्रमोट कर रहे हैं, छोटे अस्पतालों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात की। शिक्षा के क्षेत्र में नया कोई स्कूल नहीं बना, नया कोई कमरा नहीं बना। उत्तराखंड के 2000 स्कूल बंद कर दिए गए और करीब 3000 स्कूलों को प्राइवेट पीपीपी मोड पर देने की तैयारी चल रही है। आप हमारे शिक्षा के भवनों को, मंदिरों को ही बेचने पर तुले हैं। रेलवे में 90,000 नौकरियाँ निकाली, आज रेलवे बेच चुके हैं आप। लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, आपने आरक्षण खत्म करने के लिए आपने सीटें ही गायब कर दी पीछे से। और लगभग 32,000 पोस्टें जो आज खाली है, SC ST और OBC का जो प्रमोशन का बैकलॉग है वो खाली पड़ा हुआ है। वो आप कब भर्ती करेंगे? आज बैकलॉग पे चल रही है। लोग बेरोजगारी के लिए बाहर तरस रहे हैं, विभाग में कर्मचारियों की कमी है, उसके बावजूद भी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है, क्योंकि वो सरकार को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार कॉरपोरेट मित्रों के इशारे पर काम करती है। वो नहीं चाहती कि सरकारी नौकरी लोग करें ताकि उन्हें अपने कर्मचारियों की सैलरी ना बढ़ानी पड़े। बहुत सीधा है कि हमारे दो की लूट चल रही है और इस लूट में सब लोग पीड़ित हैं। भाजपा के जुमले हवा में हैं। जी, कांग्रेस अपने आप में एक समुद्र कही जाने वाली पार्टी है। क्या ऐसे कारण बने कि अभी पिछले 7 साल से जो है बीजेपी ऊपर चल रही है? आप राज्य में, उत्तराखंड राज्य में भी बीजेपी ही आ रही है और कहीं ना कहीं लोग फिर भी बीजेपी को ही चांस दे रहे हैं, जबकि आपके कहने के अनुसार बीजेपी के राज्य में घोटाले बहुत हैं। देखिए, पिछले 2 साल से उत्तराखंड में कोई विशेष चुनाव नहीं हुआ है। 2 उपचुनाव हुए हैं खाली, उसमें भाजपा जीत गई है। लेकिन वो सीटें भाजपा की परंपरागत रही, तो भाजपा के लिए जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो चुनाव, उसमें सरकार नहीं गिरने जा रही थी, इसलिए जनता का कोई विशेष रुझान नहीं था। लेकिन अब उत्तराखंड के लोगों ने मन पक्का बना चुके हैं कि इस सरकार को तो हटाना है और यहाँ विकल्प केवल कांग्रेस है, तो कांग्रेस की तरफ वो आकर्षित होकर जानते हैं। और दूसरा, आज की डेट में जो नया युवा है, जो आज मैं कहता हूँ कि 18 से 30 साल के बीच का युवा है, वो समझ रहा है कि डेवलपमेंट केवल कांग्रेस कर सकती है। वो जुमलों में नहीं फंस रहा है। ये तो बात थी बीजेपी सरकार की, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे विकास के नाम पर ही वोट मांग रही है।
दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को, स्वास्थ्य को बहुत तेज़ी से सुचारू किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस को टक्कर दे सकती है? देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने किया, मैं निश्चित रूप से उसकी सराहना करूँगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केवल एक दुल्हन के माथे पर एक बिंदी लगाने का काम किया है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले और उन्होंने स्कूलों को अच्छा भवन बनाने का काम किया, उसमें एक्स्ट्रा बजट खर्च किया। वो भवन जो पुराने थे, जैसे भी थे, वो कांग्रेस सरकार ने ही बनाए थे। शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था में एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल और दुनिया भर के अस्पताल कांग्रेस की सरकार ने ही बनाए थे। तो वो वहाँ पर स्थापित थे और वहाँ पर दिख रहे हैं, वो काम करते हुए दिख रहे हैं। अब दूसरी स्थिति कैसी है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली मॉडल की बात करती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में वो भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति नाराज़ होकर अगर निकलता है तो तुरंत लपक लेते हैं और उससे अपनी आम आदमी पार्टी की विचारधारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि आम आदमी पार्टी के ना तो कोई लॉजिक है, ना विचारधारा है, ना समझ है। उन्होंने आर्मी के एक अधिकारी को अपना मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया और उत्तराखंड की सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। आज वो उनका साथ भी नहीं दे रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के नाम पर, हम जहाँ पर रहते हैं हरिद्वार में, इन 11 सीटों पे एक भी कैंडिडेट उनका तैयार नहीं है लड़ने के लिए, और वो कैंडिडेट अगर है भी तो उनका कोई विजन अभी तक सामने नहीं आया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी केवल एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। बसपा भी डिस्ट्रैक्ट करेगी, आम आदमी पार्टी भी करेगी और यूकेडी भी करेगी। इनका डिस्ट्रैक्शन केवल भाजपा के इशारे पर कांग्रेस की वोट को शेयर करने का है, जिससे कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। ये बड़ी प्लानिंग है, हम उसको देख रहे हैं। इसी क्रम में ओवैसी भी आएंगे, वो भी कांग्रेस की वोट में शेयर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन छोटी छोटे चीज़, राजनीति को, छोटी छोटी गलतियों को जनता समझ रही है और वो इन पार्टियों का साथ नहीं दे रहे। रुड़की में भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, तो कार्यक्रम के नाम पर वो लोग विफल रहे और ये विज़न के नाम पर भी विफल ही है। तो जैसे कानपुर से आप भी दावेदार हैं कि कितने % चांस है कि आपको पार्टी टिकट देगी, और आपको अगर जो टिकट मिलता है तो किन मुद्दों पे आप काम करोगे? देखिए, हम 1% चांस पे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जिसको बेहतर समझेगी उसको देगी, और हम भी उसी के साथ खड़े होंगे। और अगर पार्टी मुझे बेहतर समझेगी तो सब लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। तो ये सब मिलजुल के काम करने की सोच है। तो आपके अपने मुद्दे क्या होंगे? क्या मतलब क्या समस्या है कानपुर क्षेत्र में? देखिए, कानपुर में सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ का विधायक ही है। वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार करता है और डेवलपमेंट के नाम पर उसने लोगों को केवल धोखा देने का काम किया है। लेकिन इसी धोखे क्रम में एक व्यक्ति और आ गए जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड के चरित्र को कलंकित करने का काम किया। पीठ पत्रकारिता में लिप्त होकर जितनी निर्लजता और बेशर्मी दिखाई जा सकती थी वो दिखाई है, और आज वो हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ लेकर सिर्फ दिखावे में लगे हुए हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपने जिन 2 मुख्यमंत्रियों के स्टिंग किए हैं उसका आपने आगे क्या काम किया? केवल भ्रष्टाचार और लूट के सहारे कब तक आप बनोगे? आपने सोचा कि कानपुर की जनता पिछड़ी हुई है, गरीब लोग हैं, विकास से दूर है, तो चलो मैं इनको बहला फुसला लूँगा। लेकिन वो तो निरंतर विकास कर रही है। अभी इलेक्शन से पहले भी उनके कई वीडियोस भी आए हैं और कई मतलब हम लोग भी जाके देखते हैं कि विकास कार्यों में तो निरंतर बने हुए हैं। जैसे ठग अपना जाल बिछाता है, ठीक उसी तरह से वो जाल बिछा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ठगने के उद्देश्य से आया है, वो अब ठगने में विफल होगा, क्योंकि जिस कानपुर की जनता को वो भोली भाली समझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा होशियार है। वो बहुत ज़्यादा होशियार है और वो सही निर्णय लेने जा रही है। और ये लोग, मुझे लगता नहीं कि कहीं स्टैंड भी कर पाएंगे। वो मूल रूप से, अंतिम रूप से वो भाजपा के नेताओं के इशारे पर ही है और वो एक राजनीति का हिस्सा है उनकी इंटरनल। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग इररिलेवेंट है। आज कानपुर का युवा भी अपने लिए सोचना समझना सीख गया है और बहुत सारे लोग अब इस तरह की राजनीति जो जाति धर्म के आधार पर खड़ी होती है उसके खिलाफ मतदान देंगे और विकास के नाम पर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। आपने बात करी है उमेश शर्मा जी की, पत्रकार की, जो लेकिन वो तो निरंतर जनता का प्यार पाते चल रहे हैं और कई जगह उन्होंने देखा है कि क्षेत्र में भी उन्होंने पुलिया बनाने का काम किया है, झोड़ निकासियों का काम किया है, पानी निकासी का काम किया है। तो निरंतर काम पे काम किए जा रहे हैं, तो जनता का प्यार स्नेह मिल रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? उनको जनता का प्यार नहीं मिल रहा है, वो अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ एक, जैसे सर्कस आता है ना, सर्कस के में लोग देखने जाते हैं, कोई नई फिल्म आती है तो उसे देखने जाते हैं लोग। कोई भारत या पाकिस्तान का या कोई अच्छा सा क्रिकेट मैच हो रहा है, फाइनल मैच होगा, कोई अच्छा मैच हो रहा है तो लोग देखते हैं। वो एक एंटरटेनमेंट है,
उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो 70 सीटों में से कितनी सीट निकाल रही है इस बार कांग्रेस? देखिए, मेरा अनुमान है कि हम 45 से अधिक सीट लेकर आएंगे, जो क्लियर मेजोरिटी की हमें सरकार बनाएगा। और उससे अधिक जो हो जनता का आशीर्वाद है वो कितना कांग्रेस को मिलता है, तो उम्मीद हम पूरी रखेंगे, लेकिन सब निर्णय जनता के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय देने के लिए। एक बार फिर से आपका नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल पर सभी को और आपके दर्शकों को विशेष रूप से कि मैं सभी के शुभ की और सभी के मंगल की कामना करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ आशीष सैनी, जिन्होंने बताया है इस बार जो कांग्रेस सरकार है 42 सीट ले जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बना रही है। और कहीं ना कहीं जनता समझदार है कि रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो इस बार फिर दोबारा से कांग्रेस की ही परिवर्तन लहर चल पड़ी है और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। मिलते हैं आपसे अगले अंक में अगले शख्सियत के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।